हरित क्रांति के समय हमको एक समस्या आई थी कि हम लोगों ने रासायनिक खादों का बहुत अधिक प्रयोग किया था। रासायनिक खादों का बहुत अधिक प्रयोग किया था। उसके साथ ही साथ कीटनाशक दवाओं का बहुत ज्यादा प्रयोग किया था और इन दवाओं के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हमने देखा था कि पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि हमारे पास रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण जो भूमि थी, उस भूमि की उत्पादकता लगातार कम होती चली गई। भूमि की उत्पादकता कम होती चली गई, पहला इम्पैक्ट दिखाई पड़ा। ठीक है, तो जब हरित क्रांति के अंतर्गत रासायनिक खादों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया तो उसके कारण पहला रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा से हमें आया कि इसकी फर्टिलिटी कॉन्टिन्यू डिक्लाइन हुई है और दूसरा इसका कारण था कि भूमि बंजर होती चली गई है। ठीक है, बंजर हो रही है, ऐसा रिपोर्ट आया वहां से। साथ ही साथ जब हम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे थे तो कीटनाशक दवाओं के कारण एक तरफ तो ये भूमि पर कीटनाशक दवाएं पड़ती थी, तो जिसके कारण सॉइल पोल्यूशन या भूमि प्रदूषण हो रहा था, भूमि प्रदूषण बढ़ रहा था। और दूसरी तरफ भूमि पर जब वर्षा जल पड़ता था तो ये कीटनाशक दवाएं वर्षा जल के माध्यम से वर्षा जल के माध्यम से नदियों में और तालाबों में इसका पानी जा रहा था, जिससे कीटनाशक दवाएं जो थी वो नदियों में जाने लगी, नदियों तथा तालाबों में जाने लगा, नदियों तथा तालाबों में जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो वहां के जीवधारी थे, कहां के, नदियों तथा तालाबों के जीवधारी थे, उनकी डेथ होने लगी और हमारा इकोसिस्टम पूरी तरह से प्रभावित होने लगा। तो हमने हरित क्रांति के दौरान हमको सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि लगातार रासायनिक खादों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप उत्पादकता तो बढ़ी, ठीक है, लेकिन बाद में भूमि बंजर होने लगी, अर्थात भूमि की उत्पादकता बहुत तेजी से डिक्लाइन होने लगी। इस प्रकार की रिपोर्ट्स हमको प्राप्त हुई। वहीं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप भूमि प्रदूषण बढ़ा और उसके परिणाम स्वरूप जल प्रदूषण बढ़ा और नदियों का पानी बहुत तेजी से क्या हुआ, प्रदूषित होने लगा और हमारा इकोसिस्टम ही प्रभावित हो गया। दूसरा हमारे पास इसमें रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई कि जब हमने रासायनिक खादों का प्रयोग किया तो इससे प्रोडक्टिविटी इनहेंस तो हो गई। केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से प्रोडक्टिविटी प्रारंभ में उत्पादकता बहुत ज्यादा बढ़ी, लेकिन इसमें जो अनाज उत्पादित हुए, इन अनाजों में जो आपका पोषक तत्व था, वो पोषक तत्व की मात्रा पहले से कम हो गई, जिसके कारण क्या होता, उस अनाज को जब हम प्रयोग कर रहे थे तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम उतना अधिक डेवलप नहीं हो पा रहा था जितना अधिक हमको आवश्यक था। साथ ही साथ हमने कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बहुत ज्यादा किया था और इन कीटनाशक दवाओं के प्रयोग के परिणाम स्वरूप लोगों पर वो कीटनाशक दवाओं का भी इम्पैक्ट देखने को मिला और जिससे क्या हुआ कि लोगों का इम्यून सिस्टम, पोषक तत्व तेजी से डिक्लाइन हुए और इन फेज और इन इरा के पश्चात हमको वास्तव में ऑर्गेनिक खेती या जैविक कृषि पर सोचने पर विचार किया गया कि आखिर हम क्यों ऐसा उत्पादन बढ़ाएं जिसके परिणाम स्वरूप लगातार जिसके परिणाम स्वरूप लगातार अर्थव्यवस्था में उत्पादन तो बढ़े लेकिन पोषण का स्तर और साथ ही साथ हमारे पास कीटनाशक दवाओं के प्रयोग के द्वारा ह्यूमन हेल्थ तेजी से प्रभावित हो। तो इस प्रकार का हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ किस काम का रह जाता है जब अर्थव्यवस्था में हम लोग इस प्रकार का इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को स्वीकार करते हैं। तो वास्तव में केवल अनाज का उपभोग कर लेना हमारा लक्ष्य नहीं था, बल्कि हमारा लक्ष्य था अपने पर्यावरण को बचाना, साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ को बचाना, साथ ही साथ इसके बैड इनकम इंपैक्ट को
बचाना और इकोसिस्टम को बचाना हमारा टारगेट था। तो इस प्रकार जो हमारा जैविक कृषि का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया गया, जैविक कृषि का कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया गया, वास्तव में हरित क्रांति के में जब हमने तकनीक और आधुनिकीकरण के प्रयोग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, तो तकनीक और आधुनिकीकरण के अत्यधिक बढ़ाने के परिणाम स्वरूप आज हमको आवश्यकता हो गई है कि वर्तमान इरा में, वर्तमान फेज पे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक्सेप्ट करें। और इस प्रकार ऑर्गेनिक जो फार्मिंग था हमारा, वो जैविक जो कृषि था, इस जैविक कृषि को हम लोगों ने 19वीं सदी में, हमने 19वीं दशक में बहुत अधिक स्वीकार किया। और 19वीं दशक में बहुत अधिक स्वीकार करने का तात्पर्य था कि हम लोगों ने 1990 के इरा में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को लाने लगे कि हमको केमिकल फर्टिलाइजर द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग, केमिकल फर्टिलाइजर द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग, एक मिनट। तो जैविक खेती के अंतर्गत हमको हरित क्रांति में जो रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किए थे, उनके परिणाम स्वरूप हमारे पास दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आई। और वो दो प्रॉब्लम थी, पहला प्रॉब्लम थी हमारे पास कि सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्लाइन हो गया था, अर्थात उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम हो गई थी रासायनिक खादों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप। और जब पोषक तत्वों की मात्रा कम हो गई थी, तो इम्यून सिस्टम हमारा डिक्लाइन करने लगा। दूसरी चीज क्या होती, मानव स्वास्थ्य इससे प्रभावित हुआ। मानव स्वास्थ्य प्रभावित होने का परिणाम स्वरूप हमको क्या होता है, पुनः इस पर विचार करना अनिवार्य हो जाता। और तीसरा, इससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा तेजी से प्रभावित हुआ, क्योंकि इससे भूमि प्रदूषण सबसे पहले हमारे सामने आया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा रासायनिक खादों के ज्यादा प्रयोग और कीटनाशक दवाओं के ज्यादा प्रयोग ने इस पर सोचने पर हमको पुनः विवश कर दिया। तो हरित क्रांति का वास्तव में सबसे बैड इंपैक्ट ये था कि इसके परिणाम स्वरूप ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट तेजी से प्रभावित हुआ। और अगर ये रिपोर्ट रखी गई कि अगर इसी प्रकार की कृषि हम लगातार अपनाते चले गए, तो इन फ्यूचर में वो दिन दूर नहीं कि संपूर्ण जमीन जहां पर रासायनिक दवाओं का तथा रासायनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग होता, खाद्य का प्रयोग होता, वहां की उत्पादकता लगातार कम होती चली जाएगी और जमीन बंजर हो जाएगी और पूरा ह्यूमन हेल्थ प्रभावित होगा। इसलिए हमें इस पर पुनः विचार करना अनिवार्य हो जाता है। और हम लोगों ने इसकी जगह पर जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को स्वीकार कर लिया गया। तो संक्षेप में अगर हम बात करें, तो जैविक खेती का तात्पर्य होता है एक ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक खादों का प्रयोग ना किया जाए और साथ ही साथ कीटनाशक दवाओं का प्रयोग ना किया जाए। इस प्रकार की कृषि को हम लोग जैविक खेती का नाम देते हैं। और इस प्रकार के जो आपका उत्पादन होगा, इस प्रकार से प्राप्त उत्पादक में हो सकता उत्पादन की मात्रा कम हो जाए। जब मात्रा कम हो जाएगी, मात्रा कम हो सकती है और लागतें ज्यादा हो जा सकती। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत एक रिपोर्ट आई कि इसमें उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कम पाई जाती है, साथ ही साथ इसकी कॉस्ट ज्यादा पाई जाती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इसके अंतर्गत जो नोट किया गया, इसके में पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशनल वैल्यू इन अनाजों में बहुत ज्यादा पाई गई थी। जब न्यूट्रिशनल वैल्यू का मान इनमें ज्यादा था और साथ ही साथ इनके प्रयोग के द्वारा ना तो हमको कोई प्रदूषण हो रहा था और ना ही ह्यूमन हेल्थ या कोई भी जीवधारी इससे प्रभावित हो रहा था। इस प्रकार जो हमारे पास हरित क्रांति हुई और विश्व में अन्य जगह पर जहां पर रासायनिक हमने दवाओं और खादों का प्रयोग किया, उन सभी के परिणाम स्वरूप ये रिजल्ट आया कि हमें विश्व में और अपने देश में जैविक खेती को स्वीकार करना होगा, यदि हमें अपने भविष्य को सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलप जैसे कॉन्सेप्ट को लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो जैविक खेती को अपनाना होगा। अब हमारे पास बात आती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जैविक खेती क्या है। जैविक खेती कृषि की वो विधि है जो संश्लेषित उर्वरक
ठीक है, जो आपका संश्लेषित कीटनाशक दवाएं यानी दोनों चीजें, चाहे उर्वरक हो चाहे कीटनाशक दवाएं हैं, दोनों के प्रयोग को कम से कम या ना किया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत दो पॉइंट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमारे पास जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और जो केमिकल हमारे पास ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इनका प्रयोग या तो शून्य कर दिया जाए या तो ना इनका प्रयोग किया जाए, इस पर फोकस किया गया। ठीक है, इस पर बात रखी गई कि इनका प्रयोग ना किया जाए तो इस प्रकार की जो फार्मिंग होगी और भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र क्या होता है? एक खेत होता है, इसमें हम लोग फसल चक्र में क्या कहते हैं, पहले आप धान की खेती कर दो। ठीक है, धान की खेती आपने जुलाई से लेकर के दिसंबर वाली क्रॉप में कर दिया और फिर इसी पर आप नवंबर में धान के खेत पर ही गेहूं का खेत लगा दो, इसको रिप्लेस कर दो। अब इसमें आपने गेहूं कर दिया है तो ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास मार्च में फसल आ जाती है गेहूं की। ठीक है, तो पहला आप चक्र अपनाओ, धान को लगा दो, दूसरे चक्र में आपने गेहूं कर दिया और तीसरे चक्र में आपने इसमें मूंग की खेती कर दिया, मूंग के दाल की खेती कर दिया, जो आपका मार्च में बोई जाती है और आपका अप्रैल और मई में इसको काट ली जाती है। फिर इसका एक चक्र प्रारंभ कर दो, फिर से आप धान यूज लगाओ, आप अरहर लगा सकते हो, दलहन का कोई भी फसल लगा सकते हो। तो फसल चक्र का तात्पर्य होता है एक खेत में लगातार नई क्रॉप्स को बोना, जिसके परिणाम स्वरूप जो नई क्रॉप होती है पुराने क्रॉप्स में जो पुरानी आपकी फसल होती है उससे न्यूट्रिशनल वैल्यूज को वो ले लेती है और भूमि की उत्पादकता बनी रहती है। तो इस प्रकार आप अपने खेतों में क्या करिए, फसल चक्र के द्वारा प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकते हैं। यानी एक खेत पर बार बार आपको वही क्रॉप नहीं बोनी है, बल्कि अन्य फसल का प्रयोग करना है, बोना है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और उसमें आपको केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जैविक खेती के अंतर्गत हम एक खेत में फसल चक्र का प्रयोग करते हैं, दूसरा हरी खाद का प्रयोग करते हैं, आपने नीम की खाद का नाम सुना होगा, हरी खाद का प्रयोग करते हैं, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा उत्पादकता को बढ़ाया जाता है, ना कि हम लोग इसके अंतर्गत संश्लेषित उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और ना ही इसके अंतर्गत संश्लेषित कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत मेन टू कंपोनेंट्स हैं आपका संश्लेषित उर्वरक और संश्लेषित कीटनाशक, इनका न्यूनतम या शून्य प्रयोग तथा फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट खाद के माध्यम से भूमि की उर्वरा शक्ति को इंप्रूव करके उत्पादन प्राप्त करना ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। तो इस प्रकार आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता, केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल इंसेक्टिसाइड्स को प्रयोग को न्यूनतम या शून्य करना होता है और उसके माध्यम से, उसके विदाउट प्रयोग के माध्यम से अगर हम उत्पादन की विधि को अपनाते हैं तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे द्वारा किया जा रहा है। सन 1990 के बाद विश्व में जैविक उत्पादों का बाजार आज काफी तेजी से बढ़ गया। हाँ, जैविक खेती जो आपके पास ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसके द्वारा उत्पादित अनाज की मांग 1990 के बाद तेजी से बढ़ी, क्योंकि 1966 में हमने जब हरित क्रांति लगाई तो हरित क्रांति में सबसे ज्यादा हमने प्रोत्साहन दिया था संश्लेषित उर्वरकों का और संश्लेषित कीटनाशकों का। लेकिन हरित क्रांति की आलोचना इसी बिहाफ पर सबसे ज्यादा हुई कि इसके परिणाम स्वरूप टोटल उत्पादन तो बढ़ गया है, लेकिन हमारे पास जो कुल उत्पादन है वो कुल उत्पादन में पोषक तत्वों की कमी आ गई है, साथ ही साथ हमारा इन्वायरमेंट बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो यह हरित क्रांति की एक डिमेरिट थी, जमीन बंजर मिलने लगी। तो इसलिए 1990 के दशक में हमारे विश्व में जैविक उत्पादों की मांग बहुत ज्यादा होने लगी, यानी लोगों को समझ में ये बात आ गई कि अधिक रासायनिक दवाओं का या उर्वरकों का प्रयोग मानव जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। वैश्विक महामारी
कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित भोजन की मांग में वृद्धि हुई है। कोविड-19 ने पोषण पर विशेष फोकस कर दिया होगा। आपने देखा होगा इम्यून सिस्टम पर ही सारी बात आकर के टिक गई थी। भारत जैविक कृषकों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान है। अगर वर्ल्ड में हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं विश्व में सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो आंसर निकल करके आता है कि भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर जैविक कृषक सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दैट इज नोटेबल पॉइंट। ठीक है, तथा जैविक कृषि का क्षेत्रफल जो है उस मामले में हमारा स्थान 9वां है, अर्थात एग्रीकल्चर एरिया जो है वो 9th रैंक पर हम लोग रखते हैं। भले हमारे पास फार्मर्स बहुत अधिक है, बट मोस्टली सीमांत फार्मर द्वारा, जो सीमांत आपके किसान है, इनके द्वारा जैविक कृषि को अपनाया जा रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता कि आज हमारा एरिया कम है। अगर बड़े किसान इसको तेजी से अपना ले तो शायद आज हम लोग जैविक खेती में, जो भारत नंबर 1 पर कृषकों में है, क्षेत्रफल के मामले में भी हम लोग प्रथम स्थान पर आ जाएंगे। सिक्किम सिक्किम पूरी तरह से जैविक कृषि को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्य भी इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट की बात ये करते हैं कि जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो अगर आप भारत के मैप को देखिए तो भारत के मैप को देखने के परिणाम स्वरूप आपके पास कुछ भारत का मैप ऐसा आपके पास आता है। कुछ ऐसा है आपका जम्मू कश्मीर, कुछ ऐसा मान लो, एक हमने सिंबॉलिक भारत का मैप बनाया है। आपका जो जैविक खेती होती है वो सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में की जाती है। जैविक खेती आपका नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा जैविक खेती का प्रयोग किया जाता, और जैविक खेती की जाती है आपके पास नॉर्थ ईस्ट में। वहीं सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग आपका करने वाला राज्य है हरियाणा और पंजाब। ठीक है, तो आपका जो भारत है पश्चिमी भारत है पश्चिमी भारत में सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का, ठीक है, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में अब पैटर्न चेंज हो रहा है। उत्तराखंड राज्य, आपका उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जैविक खेती के लिए काफी तेजी से प्रयास या पहल जारी किया गया है, और लोगों ने जैविक खेती को स्वीकार किया। और साथ ही साथ इधर हिमाचल प्रदेश को भी आप ले लीजिए तो यहां पर भी जैविक खेती के विषय में सरकार ने और किसानों ने तेजी से या महती भूमिका निभाई है, ताकि इस प्रकार के उत्पादन को किया जाए और हमको अर्थव्यवस्था में, क्योंकि इस प्रकार के उत्पाद की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप याद रखिएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट आपका पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में लगातार जो आपका जैविक खेती है, लगातार जैविक खेती का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। लेकिन पंजाब और हरियाणा, क्योंकि इन लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर का स्वाद चख लिया, और केमिकल फर्टिलाइजर में एक विशेष गुण पाया जाता है, प्रोडक्टिविटी बहुत तेजी से इनहेंस करता है, प्रोडक्टिविटी तेजी से इंप्रूव करता है, और साथ ही साथ इसकी जो केमिकल फर्टिलाइजर द्वारा उत्पादित उत्पाद है, इसकी लागत बहुत कम होती है। जबकि जैविक उत्पादक, जो जो आपका जैविक आपका भोजन होता है, जो जैविक खेती होती है, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होता है, कॉस्ट अधिक होने के परिणाम स्वरूप अधिकतर, और प्रोडक्टिविटी कम होने के परिणाम स्वरूप अधिकतर किसान इसको अपनाने से हिचकते हैं, साथ ही साथ इसको नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि आज का जो मार्केट होता है वो लाभ आधारित हो जाता, और निजी व्यक्ति लाभ लेने के लिए ही कार्य करते हैं। इस प्रकार से यदि किसान का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है तो वो केमिकल फर्टिलाइजर वाली वस्तुओं का उत्पादन करेगा, क्योंकि उसको कंज्यूम ना करके मार्केट में बेचना है। जबकि जैविक जो खाद होती है, जैविक खाद के द्वारा या जैविक खेती के द्वारा जो हमारे पास उत्पादन होता है,
वो वास्तव में अमाउंट में ही कम होता है, जिससे लाभ की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए इसमें प्रेरणा का स्रोत कम पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, तो इस प्रकार हमारे पास जो राज्य है त्रिपुरा, और आपका राज्य कौन सा हो जाता है, त्रिपुरा के बाद आपका राज्य हो जाता है उत्तराखंड, जहां पर इस प्रकार के लक्ष्य पाए जाने की दिशा में काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो जैविक खेती क्या होती है? कृषि की वो विधि जिसमें संश्लेषित उर्वरक और संश्लेषित कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम किया जाता है, तथा जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम लोग जैविक कृषि कहते हैं। जैविक कृषि में मिट्टी, पानी, रोगाणुओं और अपशिष्ट उत्पादों, वानिकी और कृषि जैसे प्राकृतिक तत्वों का एकीकरण शामिल है। अर्थात इनको हम लोग इनहेंस करना चाहते हैं, उसके मिट्टी का क्वालिटी हम इंप्रूव करना चाहते हैं, उसमें पानी जो हम प्रयोग करना चाहते हैं, रोगाणुओं से क्षमता लड़ने की क्षमता, इस पर हम लोग काम करते हैं। अपशिष्ट उत्पाद का मतलब होता है जो बचे हुए उत्पाद है, जैसे आपने देखा होगा गेहूं या धान काट लेने के बाद उसके पास जो उसका पेड़ का पार्ट बचता है वो अपशिष्ट कहलाता है, तो उसका हम लोग जो कंपोजिशन करते हैं, वानिकी, कृषि जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक तत्वों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैविक कृषि का अगर हम उद्देश्य की बात करें, तो यह कृषि आधारित उद्योग के लिए भोजन और फीड स्टॉक की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए आदर्श पद्धति है। अर्थात जैविक कृषि के अंतर्गत जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है, उनके प्रयोग के माध्यम से एग्रीकल्चर उत्पादकता को इनहेंस करना, ये हमारे अंतर्गत इसके अंतर्गत लक्ष्य शामिल है, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल दवाओं का प्रयोग करके। यह सतत विकास लक्ष्य 2 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भूख को समाप्त करना और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और बेहतर पोषण और कृषि को बढ़ावा देना। यानी इसके अंतर्गत अगर हम सतत विकास लक्ष्य 2 की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत 4 उद्देश्यों को शामिल किया गया। पहला, भूख को समाप्त करना, जो देश में अगर भूखमरी बढ़ रही है, क्योंकि इसके माध्यम से हो सकता है प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, उत्पादन का स्तर कम हो जाए, तो हमको जैविक खेती का क्या होता है, दायरा बढ़ाना होगा। दूसरा, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना होगा। तीसरा क्या होता है, बेहतर पोषण हमको प्रोवाइड करना होगा, पोषण वाले हमको अनाजों का उत्पादन करना होगा। और चौथा, एग्रीकल्चर को बढ़ाना होगा बाय टोटल उत्पादन के द्वारा, बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के द्वारा। भारत में जैविक कृषि की संभावना पर यदि विचार करते हैं, तो उत्तर पूर्व भारत पारंपरिक रूप से उनके कल्चर में जैविक कृषि के अनुकूल रहा है। ये कल्चर रूप से इन्होंने अपनी संस्कृति बना ली है कि नहीं, हम जो खेती करेंगे उसमें केमिकल का प्रयोग कम से कम करेंगे और जैविक खेती का प्रयोग हम लोग ज्यादा करेंगे। तो वहां का एक परंपरा ही है, और परंपरा याद रखना, जब आदत आपके जीवन में खुशियां लगने लगती, जब आदत आपके जीवन की खुशियां बन जाती है, तो वो परंपरा कहलाती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में जैविक खेती आज उनकी परंपरा है, क्योंकि वो उसके आदत हो चुकी है कि हमको जो प्रयोग करना है वो जैविक खेती का ही प्रयोग करना है, जिससे उसे हम लोग परंपरा कहें तो मच बेटर होगा, क्योंकि वो उससे बहुत खुश हैं और अपने जीवन में अपना चुके हैं। तो और यहां रासायनों की खपत देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत कम है, यानी नॉर्थ ईस्ट में आपके पास बहुत कम जैविक आपका रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, केवल जैविक कृषि को ही ये लोग प्रमोट करते हैं। वर्तमान सरकार द्वारा जनजाति और द्वीपीय क्षेत्रों में कृषि के जैविक तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। जो आपका जनजाति क्षेत्र है या द्वीपीय क्षेत्र, जहां पर द्वीप है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पर वास्तव में ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोत्साहन के लिए सरकार भी वचनबद्ध है। भारत वैश्विक जैविक बाजारों में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है, क्योंकि अभी जो जैविक की बात करते हैं, तो जैविक में अधिकतर अभी कोई भी देश इसमें नहीं आया है। विकसित देशों ने केमिकल का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग के माध्यम से बहुत तेजी से कार्य किया है, जबकि जैविक के लिए बाजार भारत का विश्व का में सबसे तेजी से उभरता हुआ बाजार हमको प्राप्त होता जा रहा है। भारत प्रमुख रूप से जैविक निर्यात कर रहा है, जैविक उत्पाद का निर्यात कर रहा है। और कौन कौन सी चीजों को निर्यात कर रहा है? सन बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधि और
चावल तथा दालें, ये जो जैविक उत्पादन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इनका भारत लगातार एक्सपोर्ट करता चला जा रहा है। विगत वर्ष 2018-19 में की तुलना में 50% की वृद्धि जैविक निर्यात लगभग 51 करोड़ रुपए के रहा, अर्थात 18-19 जो पिछला साल था, वर्तमान में अगर हम डेटा प्राप्त करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत ने जैविक खेती में 50% की वृद्धि कर दी है और हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खेती करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि विश्व बाजार में लगातार जैविक उत्पाद की मांग बढ़ती चली जा रही है। सरकार का मिशन है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती को, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन को डेवलप करके नॉर्थ ईस्ट रीजन में MOVCD, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, MOVCD, ठीक, याद रखिएगा, ये आपका बार बार पूछा जाता है। MOVCD किससे संबंधित है? ठीक है, जैविक खेती से। फुल फॉर्म क्या है? मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट की बात आप करते हैं, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, और चेन डेवलपमेंट का तात्पर्य होता है कि हम लोग लगातार ऑर्गेनिक वैल्यू को डेवलप कर रहे हैं। मिशन ऑर्गेनिक चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी MOVCD-NER एक क्षेत्रीय केंद्रीय क्षेत्रक योजना CSS है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत उप मिशन का कार्य कर रही है। तो यानी जो हमारे पास राष्ट्रीय मिशन है NMSA, उसका उप मिशन इस समय बना दिया गया है। किसको? MOVCD-NER को। तो इस समय जैविक खेती का जो मिशन है, जो वैल्यू चेन डेवलपमेंट है, इसको हम लोग तेजी से अपना रहे हैं। इस वर्ष 2015 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्यों में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, 2015 में इसे अपनाया गया और भारत में नॉर्थ ईस्ट में इसे तेजी से लागू किया गया। कौन से मंत्रालय द्वारा? किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया गया। दैट इज नोटेबल पॉइंट। तो इसमें 2-3 पॉइंट नोटेबल आपके हो जाते हैं। पहला नोटेबल पॉइंट आपका हो जाता है कि आपके पास MOVCD-NER क्या है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है कि ये कौन सा उप मिशन है, ये 2 पॉइंट बन जाता है। थर्ड, इसे कब इंप्लीमेंट किया गया? 2015 में। कहां, किसने इंप्लीमेंट किया? चौथा पॉइंट हो जाता है किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। कहां कहां इंप्लीमेंट हुआ? आपका 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर में पूरे में इसे लागू किया गया। ठीक है, और यह इसके द्वारा यह योजना जैविक उत्पादन का प्रमाण प्रदान करने, ग्राहकों में उत्पाद के प्रति विश्वास पैदा करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखा गया है। परंपरागत कृषि विकास योजना, जो आपके पास ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आपके पास होती है, जिसको PKVY कहते हैं, जो आपके पास ट्रेडिशन होता है। और इनका परंपरा क्या क्या है कि इन्होंने, जो हम लोग परंपरा में क्या करते थे, अपने पूर्वजों से आप सीखिए कि हम लोग ना जैविक खेती ही करते थे, गोबर की खाद का प्रयोग करते थे, और जैविक मेथड से क्या होता है, कीटनाशक दवाओं की जगह पर हम लोग राख का प्रयोग करते थे, ताकि हम लोगों को का जैविक उत्पादन का जो कल्चर था, जो संस्कृति, वो बहुत पुरानी है। तो क्यों ना उस परंपरा की कृषि के विकास को हम लोग स्वीकार करें, और ताकि हमारे पास जो केमिकल से होने वाले डिमेरिट्स हैं, इनको हम लोग घटा सकें। परंपरागत कृषि विकास योजना को वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया। दैट इज नोटेबल पॉइंट। ठीक है, जो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के उप मिशन मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का एक प्रमुख घटक है। PKVY के तहत जैविक कृषि में क्लस्टर दृष्टिकोण, भागीदारी गारंटी प्रणाली, प्रमाणन के लिए माध्यम से जैविक ग्रामों के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, यानी गांवों को जैविक ग्राम में कन्वर्ट किया जा रहा। आप गांवों से कहा जा रहा कि आप प्रॉमिस करिए कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करेंगे। जब गांव के कोई भी किसान केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उनको हम लोग जैविक ग्राम को संज्ञा दे देते हैं। भागीदारी गारंटी प्रणाली,
पार्टिसिपेशन गारंटी प्रणाली पीजीएस और जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एनपीओपी के तहत प्रमाणन को बढ़ावा दे रही सरकार, ताकि अर्थव्यवस्था में, ठीक है, लगातार जैविक उत्पाद की मात्रा को हम लोग तेजी से बढ़ा सकें। यह सरकार का एक लक्ष्य है। एक जिला एक उत्पाद योजना, इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विशेष उत्पादों की अधिक दक्षता और बिक्री को प्रोत्साहित करना। यानी एक जिला में एक उत्पाद योजना मतलब होता स्थानीय स्तर पर हम इनका उत्पादन करें और वहीं पर लोगों को बेचें, ताकि जिला स्तर पर इंप्लॉयमेंट भी जनरेट हो सके। एक जिला और एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने छोटे और सीमांत किसानों को जैविक कृषि के बड़े पैमाने पर उत्पादन में मदद की है। ठीक है, तो छोटे छोटे किसानों ने इसको बहुत अधिक स्वीकार किया है। हाँ, इसकी लागत ज्यादा होने से, उत्पादकता कम होने से इन किसानों को समस्या हो रही है, जिसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे किसान होते हैं तो ये कितने दिन तक क्या होता है, हानि की अवस्था में काम करेंगे। भारत में प्राकृतिक खेती कोई नई अवधारणा नहीं है। ये जो जैविक खेती की हम बात करते हैं, ये न्यू एक टाइप का एग्रीकल्चर नहीं है, बल्कि हमको अपने परंपरा को स्वीकार करने की बात की जा रही है। अतः अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में उत्पादकों की अधिक जागरूकता, क्षमता के निर्माण को बढ़ावा देने से भारतीय जैविक किसान जल्द ही जल्द वैश्विक कृषि व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम होंगे। संपूर्ण विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा खाद्य उत्पादन की होड़ में, अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की होड़ में हम लोगों ने रासायनिक खादों को, जहरीले कीटनाशकों का उपयोग और प्रकृति के जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान चक्र को, इकोलॉजी सिस्टम को बहुत ज्यादा तेजी से प्रभावित किए हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई है। ठीक है, साथ ही साथ वातावरण प्रदूषित हो चुका है और मनुष्य का स्वास्थ्य लगातार गिर चुका है। तो हमारे पास इन रीजनों के कारण हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग बहुत ज्यादा किया था। प्राचीन काल में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी, जिसमें जैविक तथा अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान का चक्र निरंतर चलता रहता था, जिसके परिणाम स्वरूप जल, भूमि, वायु तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता था। ठीक है, भारतवर्ष में प्राचीन काल में कृषि के साथ साथ गौ पालन, आपने देखा होगा गौ पालन की कितनी अधिक परंपरा थी, और हमारे धर्म ग्रंथ में भी प्रभु कृष्ण और बलराम जैसे जो थे, जिन्होंने गोपाल एवं हलधर के नाम से संबोधित करते, अर्थात कृषि एवं गोपालन संयुक्त रूप से अत्यधिक लाभदायक था। यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ यदि गौपालन आप करते थे तो वास्तव में एक प्रकार से जैविक कृषि को, गोपालन का मतलब होता कि जो हमारे पास गाय हैं या अन्य जानवर हैं, जो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करते हैं, प्राणी मात्र एवं वातावरण के लिए अत्यंत उपयोगी था। बदलते परिवेश में गोपालन धीरे धीरे कम हो गया। आज अब लोग जानवरों का पालन कम कर दिए हैं। कृषि में तरह तरह के रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का प्रयोग वर्तमान में लोग करते रहे, जिसके फलस्वरूप जैविक तथा अजैविक पदार्थों के चक्रों का संतुलन वर्तमान में बिगड़ता जा रहा है। वातावरण प्रदूषित हो रहा है, मानव जाति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। अब हम रासायनिक खादों, जहरीली कीटनाशकों के उपयोग के स्थान पर जैविक खादों, दवाइयों का उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। भूमि, जल, वातावरण शुद्ध रहेगा और मनुष्य एवं प्रत्येक जीवधारी स्वस्थ रहेंगे। तो अतः अगर हम लोग जैविक कृषि को अपनाएंगे तो जैविक कृषि वास्तव में हमारी परंपरा खेती है, जो प्राचीन काल से हम लोग कर रहे हैं, जो प्रकृति एवं मानव स्वास्थ्य के अनुकूल होगी, जिसे हमें स्वीकार करना होगा। भारतवर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार एग्रीकल्चर है। कृषकों की मुख्य साधन आय खेती है। हरित क्रांति के समय बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए आय की दृष्टि से उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक था। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी। अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ा, जिससे सीमांत एवं छोटे किसानों के पास कम जोत में अत्यधिक लागत लग रही थी। जल, भूमि, वायु और वातावरण भी लगातार प्रदूषित हो रहा था। साथ ही खाद्य पदार्थ
हमारे जहरीले हो रहे थे। जब आप कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करोगे, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करोगे, तो निश्चित है कि आपके जो खाद्य पदार्थ होंगे वो जहरीले होंगे। इसलिए इस प्रकार के उपरोक्त सभी समस्याओं से निपटने के लिए गत वर्षों से निरंतर टिकाऊ खेती के सिद्धांत पर काम करने की सिफारिश की गई। टिकाऊ खेती यानी जैविक खेती के सिद्धांत पर काम करने की बात कही, जिससे प्रदेश में कृषि विभाग ने इस विशेष प्रकार की खेती को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया और जैविक खेती के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो जैविक खेती को क्या कहते हैं? टिकाऊ खेती की संज्ञा भी हम लोग देते हैं। भारत सरकार ने इस खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। मध्य प्रदेश सर्वप्रथम 2001 तथा 2002 में जैविक खेती का आंदोलन चला करके प्रत्येक जिले के प्रत्येक विकास खंड में एक गांव में जैविक खेती प्रारंभ की गई और इन गांवों को जैविक गांव नाम दिया गया। यानी प्रत्येक विकास खंड में, प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक गांव को जैविक गांव का नाम दिया जाए जहां पर जैविक खेती हो। एक प्रकार से 2001 तथा 2002 में इन्होंने, मध्य प्रदेश ने मुहिम चलाई थी। इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल 313 ग्रामों में जैविक खेती की शुरुआत की गई थी। जब प्रारंभ हुआ था यह प्रोग्राम, मध्य प्रदेश में यह प्रोग्राम प्रारंभ हुआ तो 303 ग्रामों में जैविक खेती प्रारंभ की गई थी। लेकिन इसके बाद 2002-2003 में द्वितीय वर्ष में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विकास खंड में पहला 1 का टारगेट था, अब 2 गांवों का टारगेट बनाया गया कि कम से कम प्रत्येक विकास खंड में 2 गांव हो जिन पे जैविक गांव हम लोग घोषित कर सकें। तो ये हमारे पास एक टारगेट बनाया गया। 2003-4 में 2-2 गांव अर्थात 1565 ग्रामों में जैविक खेती की गई। 2006-7 में पुनः प्रत्येक विकास खंड में अब देखिए 5-5 गांव का चयन किए गए। तो देखिए आपने देखा होगा कि इन्होंने माइक्रो लेवल की प्लानिंग की। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने माइक्रो लेवल की प्लानिंग की और छोटे छोटे टारगेट रखे और छोटे छोटे टारगेट्स को बढ़ाते चले गए और वहां पर लगातार 3130 ग्राम जैविक खेती का कार्यक्रम इस समय किया जा रहा है। 2002 में राष्ट्रीय स्तर का कृषि विभाग के तत्वाधान में भोपाल में भी जैविक खेती पर एक सेमिनार किया गया और जिसमें राष्ट्रीय विशेषज्ञों एवं जैविक खेती करने वालों को अनुभव कृषकों द्वारा भाग लिया गया। तो यहां पर जितने लोगों ने प्रतिभाग किया, उन्होंने, जितने अर्थशास्त्रियों ने, जितने कृषि शास्त्रियों ने प्रतिभाग किया, उन्होंने बताया कि वास्तव में जैविक खेती को हमको अपनाना चाहिए क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमको जैविक खेती के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। अब इससे कृषकों को क्या लाभ है? जैविक खेती से इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से जो आपकी भूमि की उपजाऊ क्षमता लगातार कम होती चली जा रही थी, उसी भूमि उपजाऊ क्षमता को आप मेंटेन रख सकते हैं। किसके द्वारा? जैविक खेती के द्वारा। सिंचाई अंतराल में वृद्धि। केमिकल फर्टिलाइजर में आपको 1 महीने में हो सकता है 2 बार सिंचाई करना पड़े या 1 बार करना पड़ता, तो सिंचाई को बार बार करना पड़ता केमिकल फर्टिलाइजर के अंतर्गत। लेकिन जैविक खेती के अंतर्गत आपको बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे क्या होता है कि आपको सिंचाई पर आने वाला व्यय भी कम होता चला जाएगा। तीसरा, रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होना। ठीक है, रासायनिक खादों पर जब हम जैविक खेती को अपनाएंगे, फसल चक्र को अपनाएंगे, तो हमारे पास रासायनिक खेती की निर्भरता कम होगी, जिससे हमारी लागत भी कम हो सकती है और फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, प्रोडक्टिविटी इन फ्यूचर में इनहेंस हो सकती है। मिट्टी की दृष्टि से क्या लाभ है जैविक खेती का? तो जैविक खेती के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है, क्वालिटी ऑफ द लैंड इंप्रूव हो जाती है, भूमि की जल धारण क्षमता पहले से बढ़ जाती है। यानी भूमि लंबे समय तक वाटर को क्या करती है? अपने सतह पर रखती है, ना कि उसको इवोपरेट या अंदर सूख लेती है। ठीक है, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर के अंतर्गत क्या था कि भूमि की जल धारण क्षमता बहुत कम हो जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमें समस्या आती थी। भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम कर देता कौन? आपका जैविक खेती। पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम लाभ देखें तो भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, वाटर लेवल जो आपका होता है वो बढ़ जाता है। मिट्टी, खाद्य पदार्थों और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। ठीक है,
आपका इन्वायरमेंट सेफ रहता होगा। आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा गौरैया चिड़िया पर बहुत अधिक मिशन चलाया गया, जो हमारे खेतों में जब हम लोग केमिकल दवाओं और केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते थे, तो पुराने जमाने में लोग नीम की डालियां खेत के किनारे लगा देते थे। नीम की डालियां, बड़ी बड़ी डालियां खेत के किनारे लगा देते थे, और लोगों का विश्वास था कि इससे खेतों में कीड़े नहीं लगते। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यह था कि इन डालियों पर क्या होता है, गौरैया चिड़िया या अन्य चिड़िया बैठती थी और खेतों पर होने वाले कीड़ों को ये लोग खाते रहते थे। लेकिन जब हमने केमिकल का प्रयोग किया, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया, तो इस गौरैया चिड़िया काफी ज्यादा नष्ट होने लगी। तो हमारा इकोलॉजी पूरा प्रभावित हो गया था, गौरैया चिड़िया। और साथ ही साथ ये दवाएं जो हमारे पास दवाएं बह करके नीचे आती थी, प्लांट्स के नीचे, जो आपका प्लांट्स होता था, इस प्लांट्स के नीचे आती थी। और यहां पर आपने देखा होगा खेतों में मेढक बहुत ज्यादा होते थे, और मेढक का कार्य भी था कि कीड़ों को खाना होता था। लेकिन जब हमने कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे मेढक की भी डेथ बहुत ज्यादा होने लगी, और साथ ही साथ केचुए भी काफी अधिक प्रभावित हुए। तो जो हमारा नेचुरल कंपोस्ट था, वो वास्तव में समाप्त हो जाता था, और हमने एक चेन प्रारंभ कर दी थी केमिकल के द्वारा। गौरैया चिड़िया, चाहे मेढक हो, चाहे केचुआ, और चाहे जलीय जीव जंतु जैसे नदियां और तालाबों में रहने वाली मछलियां, तेजी से इनकी डेथ होने लगी थी। तो हमारा इकोसिस्टम ही क्या हुआ था, रासायनिक खादों के प्रयोग के माध्यम से पूरा प्रभावित होने लगा था। इसलिए सरकार ने एक मिशन चलाया। आपने गौरैया चिड़िया का मिशन आपने देखा ही होगा, मेढक पर आपने मिशन नहीं देखा होगा, लेकिन मेढक भी हमारे जो किसानों के लिए काफी अधिक हेल्पफुल होता। और आपने देखा होगा खेतों में इनकी उपलब्धता कीटनाशकों को, कीड़ों को खाने में या कीड़ों को हटाने में काफी मददगार है। तो इस प्रकार कीटनाशक दवाओं का प्रयोग ने पक्षियों पर बहुत अधिक अटैक किया था। कचरे का उपयोग बंद करना, खाद बनाने में होने वाले बीमारियों में कमी आना, फसलों के उत्पादन की लागतों में कमी एवं आय में वृद्धि हो जाना, अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता में खरा उतरना। जैविक खेती की विधि रासायनिक खेती की विधि की तुलना में बराबर या अधिक उत्पादन देती है। ठीक है, ये एक बात कहा, एक प्रश्न आज भी आता है कि क्या हम लोग जैविक खेती को अपनाएं कि ना अपनाएं, क्योंकि जैविक खेती में हमारे पास प्रोडक्टिविटी कम है रासायनिक खेती में। लेकिन रिजल्ट ये आए कि जो रासायनिक खेती में जो हमको उत्पादन प्राप्त होता है, उस विधि की तुलना के बराबर ही हमको जैविक खेती में भी उत्पादन प्राप्त होता है। तो दोनों में आपको अंतर बेसिक नहीं है। ठीक है, प्रारंभ में ऐसा होता, प्रारंभ में जैविक खेती में प्राप्त होने वाला उत्पादन कम होता है, क्योंकि जब हम लोग कोई भी जैविक खाद अपने खेतों में डालते हैं, जैविक खाद खेतों में डालते हैं, तो जैसे 2021 में हमने खाद डाला, तो वो अगले साल यानी 2021 टू 22 में इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, थोड़ा सा जो आपका प्रोसेसिंग है, जो केमिकल फर्टिलाइजर है, आप इंस्टेंट प्रयोग करोगे, तुरंत उसका असर दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैविक खाद का जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसका असर थोड़ा सा देर में दिखाई पड़ता। इसलिए लगता है कि आपको जैविक खेती के अंतर्गत हमारे पास उत्पादकता कम हो रही है, लेकिन इन फ्यूचर में वो रासायनिक खेतों के बराबर उत्पादकता आपको प्राप्त होने लगेगी। ठीक है, जैविक खेती मृदा की उर्वरकता, कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्णतः सहायक है। आप टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जब बाद में रिजल्ट आने लगेगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई प्राप्त होगी। जैविक खेती हो प्रमुख जैविक खाद का निर्माण और विधियां। जैविक खेती करने के लिए सबसे ज्यादा हमने फोकस किया, एम्फेसाइज किया जैविक खाद का। ठीक है, जैविक खाद्य बनाने के लिए, तो जैविक खाद्य व्यवस्था को बनाने के लिए, क्योंकि इसी के माध्यम से लगातार हम लोग केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रदूषण बढ़ रहा है। इस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए यदि आपके पास खाद बनाने की विधि आ जाए, तो वास्तव में ये विधि काफी अधिक इंपॉर्टेंट होती है। और दलहनी फसलों में प्रति एकड़ 4 से 5 पैकेट राइजोबियम कल्चर डालना पड़ता है, ताकि दलहनी फसलों के लिए जो हम अपने पास जैविक खाद बना सके, और उसको हम लोग बनाते हैं।
ठीक है। उसी के बाद बात हम लोग वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद भी बनाते हैं, और केचुआ खाद भी क्या होता है कि हमारे लिए काफी अधिक हेल्पफुल होता है, और इसके द्वारा भी हम लोग काफी अधिक उत्पादन बढ़ाते हैं। तो इसको भी हम लोग जान सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट यानी इसके अंतर्गत एक टैंक में क्या होता है, आपने के गोबर या अन्य सब चीजों को डालने के बाद उसमें केचुआ यानी जो आपका कल्चर होता है केचुए के रूप में उसको डाला जाता है, और वर्मी कंपोस्ट उससे हमें प्राप्त होता है। भारत में जैविक खेती की संभावनाएं। भारत के अर्थशास्त्रियों की अग्रणी संस्था इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन आईईए, ठीक है, आईईए का 96 वार्षिक सम्मेलन 26 से 27 दिसंबर को तमिलनाडु के मीनाक्षी विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ था। वैसे तो सम्मेलन में 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जैविक खेती के विषय में बात की गई थी। इसमें उद्बोधन में जहां पे जो आपके इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर LK मोहन राव ने अपने अध्यक्षीय उन उद्बोधन में जैविक खेती से संबंधित अनेक पहलुओं पर विस्तार से विचार करने की बात कही थी। सामान्यतः जैविक खादों का प्रयोग से की जाने वाली खेती को जैविक खेती कहा जाता है। जैविक खाद अधिकतर इसका मेन कंपोनेंट क्या है, जैविक खाद। यानी जैविक खाद का यदि हम प्रयोग करने लगे तो हमारी जो खेती होगी वो क्या कहलाएगी, जैविक खेती कहलाएगी। बृहद अर्थों में जैविक खेती खेती की वो विधि है जो जैविक खाद, फसल परिवर्तन तथा उन गैर रासायनिक उपायों पर आधारित है जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को नहीं होने देती है। इस प्रकार जैविक खेत के अंतर्गत एग्रो इकोसिस्टम प्रबंधन शामिल रहता। भारत में पुरातन काल में जैविक खेती की जाती थी, किंतु विश्व के अन्य देशों में पिछले 20 सालों में इसका प्रचलन बढ़ गया। यानी हम पिछले 20 साल में लगातार जैविक खेती को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। पश्चिमी देशों के किसानों से अधिक वहां के उपभोक्ताओं की जैविक खेती की उपज से लगाव है। किसान, हाँ, जो हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो लोग वहां पर किसान से ज्यादा वहां के कंज्यूमर ज्यादा जैविक खेती को पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा मांग रहे हैं। वहां के लोग जैविक खेती द्वारा पैदा किए गए खाद्यान्न, सब्जी, फल इतना अधिक क्रेज है कि वो अधिक कीमत दे करके भी उसे खरीदना और उपभोग करना पसंद कर रहे हैं। तो विश्व में हम देख सकते हैं कि जैविक खेती का लगातार मांग बढ़ती चली जा रही है। भारत में जो जैविक खेती है, भारत में जैविक खेती अपनाने वालों में व्यापार उद्योग में सफलता प्राप्त करके खेती करने वाले व्यापारी या व्यवसायी इस समय अग्रणी अवस्था में है। इसके अलावा जैविक खेती अपनाने वालों में आदिवासी किसानों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 1960 के दशक के संश्लेषित वही हरित क्रांति की बार बार बात की जा रही कि जहां पर हमने रासायनिक खादों का प्रयोग किया था, उच्च पैदावार लेने के लिए किसान अब जैविक खेती को अपनाने में फिसिड्डी साबित हुए। अब बात यही होती है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जब आपने केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कर लिया है तो अब उनको जैविक खेती को अपनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और उनको ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, उनको सुटेबल नहीं लग रहा, उनको नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। भारत के 80 के दशक में हुई हरित क्रांति में उच्च पैदावार वाले बीजों के साथ रासायनिक उर्वरक की उच्च मात्रा में उपयोग बहुत बड़ा माना गया था। उन दिनों में रासायनिक उर्वरक का इतना अधिक प्रचार हुआ था कि भारत के परंपरागत किसान भी रासायनिक उर्वरकों को N60, P30 और K10 ये कॉम्बिनेशन था, NPK नाइट्रोजन पोटेशियम ऑफ आपका, तो इसका कॉम्बिनेशन था कि मानक मात्रा में उपयोग करके प्रगतिशील किसान अपने आप को मॉडर्न किसान कहना लाने लगे थे। और इन्होंने पिछले 20 सालों में अब सरकार की नीतियों में परिवर्तन आया है और इन किसानों को भी सोचने पर विवश कर रही है। अब जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रगतिशील किसान माना जा रहा है। ठीक है, तो प्रगतिशील किसान के नाम से भी जैविक खेती वाले किसान जाने जाते हैं, किंतु रासायनिक खेती के आदी हो चुके किसानों के लिए उसे छोड़ करके जैविक खेती अपनाना बहुत कठिन है। उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति मांसाहारी भोजन का प्रयोग करने लगता है और बाद में मांसाहारी के बाद उससे हम कहते हैं कि आप शाकाहारी भोजन प्रयोग करो, शाकाहारी आपके स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है और फायदेमंद है, तो शायद मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी व्यक्ति बनने में कठिनाइयां महसूस करता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति
जो किसान रासायनिक खादों का प्रयोग कर लिया, उससे यदि हम कहते हैं कि जैविक खादों का प्रयोग करो, तो शायद उसके लिए प्रॉब्लम आती है। भारत एवं विश्व के अन्य देश के किसान अनुभव कर रहे हैं कि रासायनिक खेती को तत्काल छोड़कर के जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को पहले 3 साल तक आर्थिक रूप में घाटा हुआ। देखिए, ये रिपोर्ट आई कि जब हम लोग जैविक खेती अपनाते तो प्रथम 3 वर्ष में घाटा हुआ, चौथे साल ब्रेक इवन पॉइंट पाया गया। ब्रेक इवन पॉइंट जहां पर कॉस्ट और आपका प्रोडक्शन टोटल रेवेन्यू दोनों बराबर होती है, उस पॉइंट को, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू बराबर होती है, उसे ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार प्रथम 3 साल में घाटा हुआ, चौथे साल में ब्रेक इवन पॉइंट पे आते हैं और पांचवें साल में लाभ मिलना चालू हो जाता। तो आपको कुछ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमको थोड़ा सा लेट में ही क्या होता, प्राप्त होता है आपका लाभ। घाटा झेलने के बाद पुनः रासायनिक, और जब किसान 5 साल तक वेट नहीं कर पाते तो पुनः रासायनिक खेती की प्रारंभ कर देते हैं। भारत के 70% छोटी जोत वाले सीमित किसान, अब तो इन किसानों के पास पशुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है, और जैविक खेती के लिए उन्होंने जैविक खाद खरीदना होना होता है। वो जैविक खाद निर्माताओं की संख्या की दृष्टि से देखें तो भारत में 5.5 लाख जैविक खाद निर्माता वर्तमान में काम कर रहे हैं, जो विश्व में जैविक खाद निर्माताओं का 1/3 है। यानी जैविक खाद्य निर्माताओं की अगर हम बात करते हैं तो 1/3 भारत में ही रहते हैं। किंतु भारत के 99% खाद्य उत्पादक असंगठित हैं और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लघु क्षेत्र के। इनमें से अधिकतर किसान बिना प्रमाणीकरण कोई भी सर्टिफिकेशन कराए जैविक खाद की आपूर्ति करते हैं। जैविक खेती अपनाने वाले किसानों की शिकायत रहती कि उन्हें उक्त खाद से दावा की हुई उपज से आधा उपज भी प्राप्त नहीं होता। जैसे हम लोग नीम की खाद का प्रयोग करते हैं और नीम की खाद वाले कहते हैं कि आप ले जाओ, इससे उत्पादकता दुगना हो जाएगी, लेकिन वैसा कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त होता, जिससे भारी घाटा होता। रासायनिक खेती को छोड़ करके बाजार से जैविक खाद खरीद करके जैविक खेती अपनाने वाले इन छोटे किसानों को कट अनुभव को देखते हुए आसपास के ग्राम के अन्य किसान जैविक खेती करने का इरादा त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से जैविक खेती के संदर्भ में अभी बहुत अधिक हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इसमें खुल करके आना पड़ेगा और अपनी नीतियों को बनाना पड़ेगा। भारत में जैविक खेती की संभावनाएं तभी उज्जवल हो सकती हैं जब सरकार जैविक खेती करने वालों को प्रमाणीकृत खाद स्वयं के संस्थानों से सब्सिडी उपलब्ध करा करके 4 साल के लिए आमदनी की गारंटी का बीमा की व्यवस्था करे, क्योंकि 4 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा और पांचवें साल में जैविक खेती के अंतर्गत आपको उत्पादन में लाभ मिलेगा और 4 साल तक के लिए सरकार को आना पड़ेगा और सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी और हो सकता है कि इसको इंश्योरेंस भी करना पड़े। तो ये आज आपका टॉपिक समाप्त होता है, जैविक खेती। और जैविक खेती के अंतर्गत आज हमने देखा कि जैविक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैविक खेती क्यों आवश्यक है। रासायनिक खेती करने वाले किसानों की अपेक्षा जैविक खेती करने वाले किसानों को क्या समस्याएं वहन करनी पड़ती है और भारत किस दिशा में अग्रसर है, इस पर आज हम लोगों ने चर्चा किया। तो ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब आपका प्रश्न उत्तर सेशन होगा।